ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ऐश्वर्या स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय से आधुनिक कविता 2 के पेपर के अंतर्गत नागार्जुन के काव्य कथ्य पर आज आपसे बात करूंगी। इस पाठ का उद्देश्य है कि इसके द्वारा आप नागार्जुन के काव्य की विशेषताओं को समझ पाएंगे, नागार्जुन के काव्य की पृष्ठभूमि को जान पाएंगे, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियों का परिचय प्राप्त कर पाएंगे। नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं, वे आम आदमी के कवि हैं। शोषित, पीड़ित समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदना है। तमाम संघर्षों में वे उनके साथ खड़े रहते हैं। यही संघर्ष उनकी रचनात्मकता में भी है, जिसके बल पर वे युवकों, बौद्धिकों और सर्वहारा के बीच खड़े होते हैं। नागार्जुन का काव्य संसार आम आदमी के दुख, उनकी परेशानी, उनकी कठिनाइयों के बीच में से निकाला गया है। उन्होंने कहीं भी उनके दुख, तकलीफ़ों को दिखाने से गुरेज नहीं किया। जहाँ उनके काव्य में प्रकृति के सुंदर चित्र दिखाई देते हैं, वहीं उनके काव्य में हमें एक साधारण व्यक्ति के दुख तकलीफ अपनी पूरी पुरजोर कोशिश के साथ उसमें नज़र आती है। वे छद्मवेशी सत्ता को बेनकाब करने वाले कवि हैं। नागार्जुन ने अपने पूरे जीवन काल में, साहित्यिक रचना काल में कभी भी किसी राजनीतिक दल से सांठगांठ नहीं की। जिस राजनीतिक दल की अच्छाई उन्हें नजर आई, उन्होंने उसकी अच्छाइयाँ भी दिखाई, और जहाँ पर उन्होंने कुछ बुरा देखा, उन्होंने उसे दिखाने से भी कभी गुरेज नहीं किया। वे छद्मवेशी सत्ता को बेनकाब करने वाले कवि हैं। आज़ादी के बाद सरकार के झूठे दावों पर नागार्जुन ने तीखा प्रहार किया है, क्योंकि आज़ादी के बाद का जो एक सुनहरा स्वप्न आम जनता ने देखा था, जब वे वादे, वे कोशिशें कहीं भी कारगर नहीं होती दिखाई दी, तो नागार्जुन ने उसे अपने काव्य का विषय बनाया। अपनी कविता में नागार्जुन ने जीवन के हर पक्ष को देखा है। उन्होंने विविध विषयों पर काव्य रचना की है। जनसाधारण के संघर्ष, पूंजीवादी और सामंती सभ्यता की क्रूर प्रकृति आदि उनकी कविता के केंद्र में है। नागार्जुन की पहली हिंदी कविता सन 1935 में लाहौर के विश्व बंधु साप्ताहिक में प्रकाशित हुई थी। उनके प्रकाशित काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं: सतरंगे पंखों वाली, युगधारा, प्यासी पथिराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ऐसा क्या कह दिया मैंने, और इस गुब्बारे की छाया में। इसके अतिरिक्त 2 प्रबंध काव्य भस्मांकुर और भूमिजा भी हैं। नागार्जुन की कविता में काव्य वस्तु और काव्य रूप की अपार विविधता है। उनके काव्य वस्तु का एक स्रोत जनजीवन का समकालीन इतिहास है, तो दूसरा स्रोत भारतीय समाज और संस्कृति का युगीन इतिहास भी है। वे अपने समय और समाज की राजनीति को देखते हैं, जिसका विस्तृत क्षेत्र देश की राजनीति से लेकर वियतनाम, रूस, चीन तक है। इसके अलावा वे भारतीय साहित्य की परंपरा की महत्वपूर्ण स्मृतियों को भी अपनी कविता में नए ढंग से रचते हैं। उदाहरण के लिए कालिदास, विद्यापति और रविन्द्रनाथ टैगोर पर लिखी गई उनकी कविताएं। कविता में वे पूंजीपतियों और जमींदारों के अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, किसान, मजदूर व छात्रों के संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। वे देश की दुर्वस्था पर भी लिखते हैं, सामाजिक जड़ता, शोषण, दमन और राजनीति पर व्यंग्य करते हैं। उन्होंने राजनीतिक कविताओं के साथ साथ प्रेम और प्रकृति पर भी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। वे प्रकृति से मनुष्य के अंतरंग और स्थायी संबंध की स्मृति जगाना चाहते हैं। जीवन का कोई पक्ष कविताओं में उनसे छूटा नहीं है। नागार्जुन जन कवि हैं। उन्होंने देश को विकृत करने वाली हर साजिश का पर्दाफाश किया है। श्रमजीवी का जितना मार्मिक और प्रामाणिक अंकन उन्होंने किया, वह अन्यत्र दुर्लभ है। साधारण जन के व्याकुल अंतर को
देख कर वे स्वयं आहत होते हैं। साधारण जन के अधिकारों के लिए हर संग्राम में उनके साथ हैं। चाहे तेलंगाना का कृषक आंदोलन हो, चाहे बिहार का दलित दहन कांड, सब उन्हें समान रूप से उद्वेलित करते हैं। देश की आज़ादी के बाद सन 1948 में उन्होंने लिखा, झूठ मूठ के सुजला सुफला के गीत ना अब हम गाएंगे, दाल भात तरकारी जब तक नहीं पेट भर पाएंगे। जमींदार है बदहवास हमने उनको ललकारा है, जिसका जांगर उसकी धरती यही हमारा नारा है। नागार्जुन की चेतना एक ओर शोषित, उत्पीड़ित जनता के श्रम और क्रांतिकारी क्षमता का चित्रण करती है और दूसरी ओर जनता की विरोधी शक्तियों पर लगातार आक्रमण भी करती है। जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दर धारी हैं। सब घुस आए भरा पड़ा है भारत माता का मंदिर, एक बार जो फिसले अगुआ फिसल रहे हैं फिर। सत्ताधारी लोग जनता के प्रति किए गए अपने सारे वादे भूल गए। विषमता अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई। जनता का सारा धन पूंजीपतियों, धन कुबेरों के पेट में जा रहा था। इस कटु यथार्थ का चित्रण नागार्जुन बेधड़क करते हैं। उनकी प्लीज एक्सक्यूज मी जैसी कविताएं धनपतियों के वैभव संसार पर व्यंग्य का कुठारा घात करती हैं। अंदर प्रीति भोज के टेबल, बाहर घिरी कनातें, धन पिशाच मुस्काते हैं, घुल करते हैं बातें। रसगुल्ले पर कैनेडी है, बर्फी पर ख्रुश्चेव, चाव पर है बर्फ मलाई, नेहरू पर है सेव। चाट रहे हैं कुछ प्राणी, बाहर जूठन के दोने, चहक रहे हैं अंदर ये लक्ष्मी के पुत्र सलोने। नागार्जुन मध्य वर्ग और अभिजात वर्ग को चुनौती भरे स्वर में संबोधित करते हुए कहते हैं, कुली मजदूर हैं, बोझा ढोते हैं, खींचते हैं ठेला, धूल धुआं भाप से पड़ता है सांप का, थके मांदे जहां तहां हो जाते हैं ढेर। कहीं वे कबीर के स्वर में स्वर मिलाकर अन्न पचीसी के दोहे कहते हैं, तो कहीं शासन की बंदूक को ललकारते हैं। भोजपुर कविता में वे समस्त युवा और क्रांतिकारी शक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, यहाँ अहिंसा की समाधि है, यहाँ कब्र है पार्लियामेंट की, भगत सिंह ने नया नया अवतार लिया है, अरे यहीं पर, अरे यहीं पर। देश में दलबंदी की राजनीति से वे अत्यंत क्षुब्ध हैं। इस कटु यथार्थ को वे सीधे सामने रखते हैं। नागार्जुन की प्रगतिशील चेतना देश के भटकाव को तुरंत पढ़ लेती है। भटक गया है देश दलों के बीहड़ वन में, कदम कदम पर संशय ही उगता है मन में। नेता क्या है निज निज गुट के महापात्र हैं, राष्ट्र कहाँ बस शेष शेष राज्य मात्र हैं। नागार्जुन की कविता का नायक कोई धीरोदात्त धीर प्रशांत नायक नहीं है, वह अभिजन भी नहीं है। उसके पैरों में बिवाइयाँ फटी हैं और वह रिक्शा चला रहा है। देखना और देखना भैया शीर्षक कविता में चतुर्भुज अवतार मल्लाहों के नंग धड़ंग छोकरे हैं। नागार्जुन के यहाँ इसी जन के बीच से क्रांतिकारी कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं तो कवि पूछता है, कोर्ट की दीवार पर चुपचाप जो पोस्टर अभी चिपका गया वह कौन था? जो चाय की दुकान के उस बरंडे पर फेंक कर नोटिस अभी गायब हुआ वह कौन था? व्यापारी, हाकिम व नेताओं के दोगले चरित्र उनसे छुपे हुए नहीं हैं। व्यापारी, हाकिम, नेता तीनों ही खूब मिले हैं। अंदर नीचे काई कीचड़, ऊपर कमल खिले हैं। झूठी आज़ादी से जनता को कोई लाभ ना हुआ, शोषण में कमी ना हुई, धनिक अधिक धनी हुए, गरीब अधिक गरीब। ऐसे में नागार्जुन सर्वहारा वर्ग की आवाज़ बनकर संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। उनकी बताऊं शीर्षक कविता समाज के अंतर विरोध पर करारा प्रहार है। बताऊं कैसे लगते हैं दरिद्र देश के धनिक, कोढ़ी कुटुंब तन पर
मणिमय आभूषण। यह देश की स्थिति पर करारा व्यंग्य है, धनी वर्ग को फटकार है, मजलूमों के पक्ष में उठी आवाज है। कवि को पीठ पीछे कहने की आदत नहीं है, सामने चाहे कोई भी हो वे बगैर लाग लपेट के उसे ललकारते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। नागार्जुन की प्रगतिशील कविताएं हमें किसी स्वप्न लोक में विचरण नहीं कराती, न हमारे सामने ऐसे देश का ढांचा रखती हैं जहाँ पे हर कोई बहुत सुखी हो, संपन्न हो, बल्कि वो हमारे सामने समाज के यथार्थ को लाते हैं और उस यथार्थ को लाने में वो कहीं भी कोई परहेज़ नहीं करते। उनके जैसे अभी मैंने बताया कि उनके नायक कोई धीरोदात्त धीर प्रशांत नायक नहीं हैं, बल्कि वे आम जनता के बीच में से निकाले गए लोग हैं जो समाज की स्थिति को देखकर उसके विरुद्ध कुछ करने का संकल्प करते हैं। नागार्जुन स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी मानते हैं, किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं। वे चुनाव में नेहरू की कांग्रेस का खांचा खींचते हैं। आज़ादी के पश्चात देश पर शासन कर रही सरकार पर वे खुली चोट करते हैं। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की तानाशाही का वे खुलकर नाटकीय अंदाज में विरोध करते हैं। वे आपातकाल का प्रत्यक्ष चित्रण करते हैं। कारतूसों की माला होगा दृश्य अनूप, हथगोला पिस्तौल स्टेनगन सज्जित चंडी रूप। अब की अष्टभुजा का होगा खाकी वाला भेष, थोकों श्लोकों में गूंजेंगे अब की फौजी अध्यादेश। किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ नागार्जुन जैसा कवि ही ऐसी कविताओं की रचना कर सकता था जिन्हें शायद किसी भी बात का भय नहीं था। वे आपातकाल की भयानक स्थितियों से परिचित थे, इस कारण उन्होंने इसे अपनी कविता का कथ्य बनाया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, दुशासन ने कंकर मारा, महाकुंभ में छेद हो गया, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, लौटे हैं टिकट मार के आदि कविताएं राजनीति पर धारदार व्यंग्य हैं। राम राज्य कविता में कवि ने गांधी जी की राम राज्य की कल्पना और उनके अनुयायियों के बीच की असंगति को प्रभावशाली ढंग से उभारा है। राम राज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। लाज शर्म रह गई न बाकी गांधी जी के चेलों में, फूल नहीं लाठियां बरसती राम राज्य की जेलों में। भैया लंदन ही पसंद है आज़ादी की सीता को, नेहरू जी अब उम्र गुजारेंगे अंग्रेज़ी खेलों में। आज़ादी के बाद का जो राम राज्य का स्वप्न था वो आज़ादी के तुरंत बाद ही जैसे टूटकर बिखरने लगा था और इस सच्चाई को नागार्जुन ने भली भांति समझा था। इसीलिए वो कहते हैं कि शायद सिर्फ अब शासन करने वालों की शक्ल बदल गई है, लेकिन उनकी सीरत अभी भी वही है, जहां अपने देश के प्रति कोई ना सोचकर सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, और यह हालत सभी राजनीतिक दलों की रही है। कवि देखता है कि आज सत्य बोलना पाप है और झूठ बोलना ही पुण्य है। वे इस चापलूसी मनोवृत्ति का व्यंग्यात्मक चित्र इस तरह प्रस्तुत करते हैं। सपने में भी सच न बोलना वरना पकड़े जाओगे, भैया लखनऊ दिल्ली पहुँचो मेवा मिश्री पाओगे। माल मिलेगा रेत सको यदि गला मजूर किसानों का, हम मर भूखों से क्या होगा चरण गहो श्रीमानों का। यहाँ नागार्जुन चापलूसी प्रवृत्ति वाले लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी के बारे में अगर सोचोगे जिसमें मजदूर और किसान आते हैं तो कुछ नहीं होगा, बल्कि आप अगर उनका गला काट सको यानी उनके साथ बुरा व्यवहार कर सको, उन पर अत्याचार कर सको, तो आप तुरंत दिल्ली पहुंच जाओगे। अर्थात आपकी राजनीतिक गलियारों में बहुत पूछ हो जाएगी, आपको मेवा मिश्री मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगा, बल्कि मर भूखों यानी कि आम आदमी के बारे में सोचने से कुछ भी नहीं होगा। आपको इस तरह के नेता जो हैं, जो चापलूसी वृत्ति को पसंद करते हैं, उनके साथ रहने से ही आज इस देश में आपका कल्याण हो सकता है। नागार्जुन के समक्ष
राजनीति और राजनीतिज्ञों की असलियत खुल चुकी है। सभी राजनीतिक दलों की आपसी सांठगांठ है, जिसे उन्होंने अमलेंदु एमएलए कविता में बखूबी उभारा है। सामान्य जनता के लिए राजनीति की कथनी करनी में भेद है। राजनीति क्या है? विष्ठा है, मल है। साहित्य क्या है? गंगा का जल है। दिखाने के दांत और खाने के और। आप तो अमलेंदु जी ठहरे, खैर समाज के सिरमौर। जातिवाद डंडा है, राजनीति मथनी, करनी अलग है कथनी। यहाँ पर नागार्जुन राजनीति को एक गंदगी बता रहे हैं और साहित्य को उस गंदगी को साफ करने वाला जल। लेकिन कुछ साहित्यकार इस राजनीति में मिलकर साहित्य को भी गंदा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जातिवाद के डंडे से सभी राजनीतिक दल उसे मथ कर उसकी जो मलाई है वो खा रहे हैं, अर्थात अपनी स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। और जनता के लिए उनकी कथनी और करनी में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सभी राजनीतिक दल, सभी राजनेता, सभी गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, गरीबी को दूर भगाना चाहते हैं। लेकिन नागार्जुन इस बात को समझ चुके हैं कि गरीबों की गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अमीरों की जो अमीरी है वो हर रोज़ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने जनहित के लिए कई योजनाएं शुरू की थी, जिनमें पंचवर्षीय योजना प्रमुख है। ये सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। सभी योजनाएं कागज तक ही सीमित रह गईं। इन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नागार्जुन तीखा व्यंग्य करते हैं। 5 वर्ष की बनी योजना 1, 2 नहीं 3, कागज के फूलों ने ले ली सबकी खुशबू छीन। बलिहारी कागजी खुशी कि क्यों ना बजाएं बीन, कटे बांध से बालू बोले हम भी हैं स्वाधीन। अश्वमेध का घोड़ा चित है चारों नाल, कौन कहेगा आज़ादी के बीते 13 साल। ये कविता की पंक्तियां वैसे तो आज़ादी के 13 साल बाद लिखी गई थी, जहां पर 3 पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता पर नागार्जुन व्यंग्य करते हैं। लेकिन आज भी अगर हम यह देखें तो यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी, क्योंकि आज भी कहने को तो कई सारी योजनाएं कागज़ों पर आ जाती हैं और कई बार उन्हें सफल भी दिखा दिया जाता है, लेकिन आम जनता तक उस योजना की सफलता नहीं पहुंचती। अगर पहुंचती भी है तो वो अधिकारियों और नेताओं तक ही उसकी सफलता रह जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नागार्जुन अपनी हर कविता में, अपनी व्यंग्य कविताओं में वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक रहे हैं, क्योंकि उस समय उनकी लिखी हुई वे कविताएं आज की भी स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। नागार्जुन के व्यंग्य सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में फैली अव्यवस्था, अराजकता का करुण परिणाम है। उनकी कविता का व्यंग्य जनता की अवस्था में सुधार लाने की कोशिश है, व्याकुलता है। जीवन के संघर्षों से नागार्जुन ने जनता के मनोभावों, आकांक्षाओं को समझा है। इस कारण जनता के साथ होने वाली धोखाधड़ी उन्हें असह्य है। व्यंग्य का वैसे भी उद्देश्य एक मानसिक अकुलाहट पैदा करने का होता है और नागार्जुन ने अपने व्यंग्य के माध्यम से यही कोशिश की है कि एक साधारण पाठक उनकी कविता को पढ़कर यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि सारी सुख सुविधाएं सरकार के द्वारा देने के बाद भी उस तक वो सुख सुविधा क्यों नहीं पहुंच रही है। तो एक वैचारिक बेचैनी उत्पन्न करना नागार्जुन के काव्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। गरीब जनता के पैसों के अपव्यय का उन्होंने विरोध किया है। रानी एलिजाबेथ के आने पर धन की बर्बादी पर उनकी कविता की निम्न पंक्तियों में करुणा मिश्रित व्यंग्य बखूबी से उभर आया है। बेबस बेसुध सूखे रुखड़े, हम ठहरे तिनके के टुकड़े। टहनी हो तुम भारी भरकम डाल की, खोज खबर तो लो अपनों भक्तों के खास महाल की। ले कपूर की लपट, आरती तो सोने के थाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की।
महारानी एलिजाबेथ के भारत दौरे पर भारतीय सरकार द्वारा किए गए अपव्यय पर इंगित यह कविता हमें इस बात का एहसास कराती है कि जिस साम्राज्य के अंदर हम कई सौ वर्षों तक गुलामी में रहे थे, उस साम्राज्य की महारानी के स्वागत में बेबस और बेसुध लोगों को भूलकर सरकार ने उनके स्वागत के लिए बेतहाशा पैसे खर्च किए थे। और इस बात को नागार्जुन ने इस कविता में उठाया है कि हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। नागार्जुन के व्यंग्य उनकी विद्रोही मनोवृत्ति के परिचायक हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के पहले और बाद के दोनों समय को नज़दीक से देखा था। राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार कुव्यवस्था में परिवर्तित हो रही थी, यह देखकर वे उदासीन नहीं रह सकते थे। वे कविताओं में किसी भी दल या नेता के अवसरवादी चरित्र पर व्यंग्य करते हैं, चाहे वह नेता दक्षिणपंथी हो या वामपंथी। वे पक्ष और विपक्ष के दोहरे चरित्र को भली भांति समझ चुके थे। इसी कारण वे परिवर्तन का आह्वान करते हैं। बदला सत्य, अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे हैं, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं। निश्चय राज्य बदलना होगा, शासक नेताशाही का, पदलोलुपता दलबंदी का, भ्रष्टाचार तबाही का। नागार्जुन यह बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, उनका चरित्र जनता के सामने कुछ और होता है और जनता के पीछे कुछ और। वे सभी लोग सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं और वो यही बात जनता को बतलाना चाहते थे कि प्रजातंत्र का मखौल यहाँ उड़ाया जा रहा है और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि नेताशाही का जो ये शासन चल रहा है, इसे बदलना होगा। जो पद लोलुपता कुर्सियों को खाली नहीं होने दे रही नेताओं के द्वारा, उसका बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी और मैथिली में सूक्ष्म संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले सहज गीत रचे हैं। मैथिली गीतों में उनकी शब्द क्रीड़ा, ध्वनि चेतना और संगीत संवेदना अद्भुत है। नागार्जुन का अनुभव संसार विशाल है, जिसमें खाँटी यथार्थ की उर्वर मिट्टी भी है। प्रकृति की रूप राशि तथा किसानों के श्रम से रचित ग्राम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के उनके द्वारा खींचे गए अनुपम चित्र हिंदी कविता को समृद्ध करते हैं। वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष आदि की परंपरा से नदी, पहाड़, बादल, ऋतु परिवर्तन, फसलों, वनस्पतियों के अभिनव ताज़े टटके रूप नागार्जुन की सौंदर्यानुभूति से होकर गुजरते हैं। खासकर बादल को घिरते देखा है, कोयल आज बोली है पहली बार, हिम कुसुमों का चंचरीक, घन कुरंग, मेघ बजे, फूले कदम, अब के इस मौसम में, लाली बढ़ी सौगुनी आदि कविताओं में प्रकृति के जीवन संवेदन और स्पंदन के नए नए चित्र काव्य को आकर्षक बनाते हैं। प्रकृति के इन विभिन्न रूपों का एक बहुत बड़ा कारण उनके काव्य में मिलने का ये भी है कि नागार्जुन यात्री के तौर पर बहुत स्थानों पर विचरण करते रहे। उन्होंने बहुत स्थानों की यात्राएं की। इस कारण उनके काव्य में हमें प्रकृति के अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं। वे प्रकृति में भी श्रम के सौंदर्य और महत्ता को देखते हैं। छेड़ो मत इनको, रचने दो मधु छत्र, जमा हो ढेर ढेर सा शहद, भरेंगे मधु भांड बंजारे के। यहाँ श्रमशील मधुमक्खियों के भाव भीने का रूप का चित्रण पुराने प्रकार के प्रकृति प्रेम से अलग किस्म का है और यह मौलिकता नागार्जुन के काव्य में ही मिल सकती है कि मधुमक्खियों के कार्य से उन्होंने श्रमशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। नागार्जुन की सौंदर्य चेतना का निर्माण लोकभूमि पर हुआ है। सिंदूर तिलकित भाल कविता में एक प्रवासी की मानसिक वेदना का चित्रण है। वे अपनी पत्नी के सिंदूर तिलकित भाल का स्मरण करते हैं। साथ ही मिथिलांचल के अन्न, जल, प्राकृतिक वातावरण की स्मृति भी उन्हें उद्वेलित करती है।
घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते धान, याद आते कमल, कुमुदनी और ताल मखान। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के, नाम गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणुवन के नीलिमा के निलय, अति अभिराम। इस कविता के द्वारा वे अपनी मातृभूमि का स्मरण भी कर रहे हैं, जहां उन्होंने जन्म लिया था, और मिथिलांचल के प्राकृतिक मनोरमा से लोगों का परिचय भी करा रहे हैं। उन्हें अपना तरौनी गांव याद आता है, मिथिला का वह भूभाग याद आता है जहां लीचियां हैं, आम हैं, धान हैं, कमल, कुमुदनी, तालम, मखाना है। ऋतुसंधि शीर्षक कविता में कवि को अपने गांव की बरसात याद आती है। बागमती की धारा और पोखरों के कुमुद, पद्म, मखाने याद आते हैं। एक मित्र को पत्र शीर्षक कविता में कवि याद करता है कि बागमती, कमला और गंडक कोसी के अंचलों में मकई, महुआ, साम, कावन, धान, गम्हरी आदि की बुआई हो रही होगी। बहुत दिनों बाद शीर्षक कविता में कवि ने लिखा है, बहुत दिनों बाद अब की मैं जी भर छू पाया, अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों बाद। नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति की सजीव और सुरम्य झांकियाँ मिलती हैं। विभिन्न ऋतुओं का वर्णन उनकी कविता में मिलता है। जहाँ शिशिर ऋतु की तुलना उन्होंने विषकन्या से की है, वहीं हेमंत ऋतु के बादलों की तुलना बोनस पाए मजदूरों से। नवंबर के महीने में हेमंती बादलों का यह चित्र देखिए। ओह, कैसे मूड में इधर को निकल आए हैं हेमंती बादल। लगता है कल ही इन्हें तगड़ी बोनस मिली है। 4 दिनों के रईसी हेमंती बादल मौज के अपने सहज मूड में हैं। बादलों की तुलना मजदूरों के बोनस से करने की यह मौलिकता भी सिर्फ नागार्जुन के काव्य में ही संभव है। काली सप्तमी का चांद, शरद पूर्णिमा, झुकाए कजरारे मेघ, बसंत की आगवानी, नीम की टहनियाँ, ओ गंगा मैया, कोयल आज बोली है आदि कविताएं प्रकृति का सुंदर चित्र उपस्थित करती हैं। नागार्जुन की कविता का क्षेत्र विस्तृत है। वे समाज में बर्बरता के खिलाफ हैं। उन्होंने दलितों के दहन कांड के विरोध में हरिजन गाथा शीर्षक से कविता लिखी। नागार्जुन ने लक्ष्य किया कि तथाकथित सभ्य समाज से विवेक गायब है। इस लोकतंत्र में चुनाव तो होते हैं, पर इसमें पैसा व बाहुबल भारी पड़ता जा रहा है। किसी भी प्रकार जीत हासिल कर लेने की लालसा सभी मूल्यों को रौंदने लगी है। यह लोकतंत्र की विफलता है। नागार्जुन इससे चिंतित हैं। मानव की बर्बरता के संबंध में वे लिखते हैं, हम फिर से पुरानी गुफाओं के अंदर पहुंच गए हैं। हमने अपने नाखून पंजे फिर से पैने कर लिए हैं। विगत युगों के जानलेवा जीवन संग्राम फिर से वापस ले आए हैं हम। चुनाव की यह स्थिति आज भी वैसी ही है जैसे उस समय थी। आज भी पैसे जिसके पास हैं, ताकत जिसके पास है, वही चुनाव लड़ता भी है और जीतता भी है। तो नागार्जुन की यह चिंता भी समय का ध्यान नहीं, समय के अंदर नहीं आती, बल्कि उन्होंने समय के पार यह चिंता आज भी हमें नज़र आती है, और यही नागार्जुन के काव्य की प्रासंगिकता भी है। यह धरती कवि को अत्यंत प्यारी है। खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। देश में रहने वाले लोग, उनके सुख दुख सभी उन्हें प्यारे हैं, और इतनी सारी बुराइयों के बावजूद, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद नागार्जुन को अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपने राष्ट्र से बहुत अधिक प्यार है। पड़ोसी देशों के आक्रमण पर वे क्षुब्ध हैं, इसके खिलाफ वे आवाज़ उठाते हैं।
एक तरफा शांति का हो चुका अवसान, आज नहीं वही है जो कल का हिंदुस्तान। करेगा बर्दाश्त कौन अब ये अपमान, झाड़ देंगे अयूब का हिटलरी गुमान। खबरदार दुश्मन दुश्मन सावधान। वे भारत के नागरिक होने के तौर पर वे शांति प्रिय हैं, लेकिन अगर कोई राष्ट्र उनकी शांति प्रियता को उनकी कायरता समझता है तो वो सभी पड़ोसी दुश्मन देशों को सावधान करते हैं कि वे भारत की शांति को उसकी कायरता ना समझे। नागार्जुन की कविताओं का विषय क्षेत्र विस्तृत है। उनकी दृष्टि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी घटनाओं पर रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। अपने देश के साथ साथ कोरिया, नेपाल, अफ्रीका, वियतनाम आदि देशों पर लिखी उनकी कविताएं इसका प्रमाण है। सुलग रहा वियतनाम कविता साम्राज्यवादी नीति की पोल खोलती है। एशिया के सीने पर अमेरिका के बूट, दुनिया के चालबाज फूकेंगे चुरूट। इधर है दिल्ली उधर होनोलुलु, समझ लिया प्रशांत को पानी का चुल्लू। अफ्रीका के वीर लुलुम्बा के बलिदान को नमन कर नागार्जुन ने उसे काली धरती का अक्षय कोश कहा। कवि ने त्रिमूर्ति कविता में फीजो और दलाई लामा के भागने की ओर संकेत करके सजीव व्यंग किया है। नागार्जुन के काव्य की एक अन्य विशेषता है देश के साहित्यिक जगत के महापुरुषों, विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी उनकी कविताएं। रविन्द्रनाथ टैगोर, महाप्राण निराला, लेनिन, त्रिलोचन, राजकमल चौधरी आदि को उन्होंने कविता के द्वारा श्रद्धांजलि दी है। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद देश की करोड़ों जनता के साथ उन्होंने अपनी आकुल भावनाओं को वाणी दी है। पर न आज रोके रुक पाती, आंखें मेरी भर भर आती। रोता हूँ, लिखता जाता हूँ, कवि को बेकाबू पाता हूँ। कैसे इस कोरे कागज पर पूरी पीर उतार सकूँगा। ऐसा नहीं है कि नागार्जुन ने अपने वैयक्तिक दुखों के बारे में कुछ नहीं लिखा। अपने जीवन संघर्ष के बारे में उन्होंने बड़े दर्द से लिखा। मैं दरिद्र हूँ, पुष्ट पुष्ट की यह दरिद्रता, कटहल के छिलके के जैसी जीभ से मेरा लहू चाटती आई। अपनी वैयक्तिकता को आधार बनाकर कवि अपनी निजी अनुभूति को आम जीवन के संघर्ष से जोड़ देता है। मनुष्य हूँ कविता में कवि पहले मानव है, सारे रिश्ते नाते धर्म इसके बाद आते हैं। कवि हूँ सच है, इसलिए क्या आतप वर्षा हिम भी मुझसे दब जाएंगे। इसीलिए क्या वात पित्त कफ शांत रहेंगे। नहीं नहीं, सो कैसे होगा। कवि हूँ पीछे, पहले तो मैं मानव ही हूँ। नागार्जुन ने अपनी कविताओं में मानवता का परिचय कुशलता से दिया है। वे अपनी कविताओं में सत्य लाने के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने देश के शोषित दलितों के प्रति अपनी कविता को समर्पित किया। मैं तुम्हारे लिए ही जीऊँगा मरूंगा, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहूँगा, मैं तुम्हारे ही प्रति अपनी वफादारी निभाऊंगा। यह वफादारी नागार्जुन अपने पूरे रचनात्मक संसार में निभाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं को सिर्फ एक सीमा तक ही नहीं रखा है, बल्कि उनकी कविताएं प्रगतिशीलता से शुरू होकर यथार्थ तक आती हैं, जहां वो हमें हर उस पहलू से परिचय कराते हैं जहां तक इससे पहले शायद ही किसी कवि की दृष्टि गई हो। उन्होंने सिर्फ अपने आप को राष्ट्रीय सीमा तक ही बांध कर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी अपनी कविताओं में उठाया, जिसका उदाहरण हम वियतनाम, कोरिया और नेपाल में देखते हैं। उन्होंने अपने आप को भी जनता को समर्पित किया है, इसलिए वो ये जनता की हर समस्या को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। और उनकी प्रतिबद्धता एक शोषित व्यक्ति, एक शोषित आदमी के प्रति बहुत ही ज़्यादा है। वे उस आम आदमी के कवि हैं जिसकी समस्याओं को शायद साहित्यकारों ने उस शिद्दत के साथ नहीं उठाया
जिस शिद्दत के साथ नागार्जुन अपनी कविता में प्रयास करते हैं उसे उठाने का, और बहुत हद तक सफल भी होते हैं। और इस कारण उनकी कविता किसी समय, किसी वाद, किसी काल में बांध कर नहीं देखी जा सकती, बल्कि उनकी कविताएं कालातीत हैं, जो युगों युगों तक समय समय पर हमेशा याद करती जाती रहेंगी।